नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो के अंदर हमारे मेहमान हैं श्यामा राठौड़ और देवयानी वत्स, जो कि RS 2013 के टॉपर हैं। जहां देवयानी वत्स मैम की RS 2013 में 3rd रैंक थी, वहीं श्यामा राठौड़ की RS 2013 के अंदर 12वीं रैंक थी। और वैसे यदि मैं आपको केवल गर्ल्स टॉपर्स की बात करूं तो देवयानी का उसमें 1st रैंक था और श्यामा का उसके अंदर 2nd रैंक था। तो हम आपको महिला सशक्तिकरण की दो प्रतिमूर्ति जिनके प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुए थे 2013 में, उनसे मिलवा रहे हैं आज। नमस्कार। आप अभी वर्तमान में यहीं पे जयपुर में जो अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है उसमें डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। दोनों एक ही पद पर कार्यरत है, एक ही विभाग के अंदर। एक जहां बालिका शिक्षा का विभाग देख रहे हैं, वहीं जो दूसरे हैं वो उसी के अंदर जो गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण का है उनका देख रहे हैं। आप पढ़ाई साथ में कर रहे थे, हमने ये सुना कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी बॉन्डिंग खूब अच्छी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी हम अक्सर आपको एक साथ देखते हैं, अब फिर आप एक साथ हैं। अक्सर मैंने देखा नहीं कि कभी लड़कियां इतनी अच्छी दोस्त होती है। तो आपका ये कैसे, इस बारे में क्या कहना है आपका? ये बात ही गलत है। जैसे कि आपने बताया कि हम दोनों साथ में हैं और तैयारी भी हमने साथ में की, स्प्रिंग बोर्ड में तो भी हम साथ में थे। लड़कियां अच्छी दोस्त तो हो होती सकती हैं। हैं। ये सिर्फ तो और है- बल्कि लड़कियां ज्यादा लंबे समय तक एक दूसरे से बात कर सकती हैं। अच्छा चलिए, तो वो बात तो आपने बताई, पर अक्सर क्या फिल्मों में देखते हैं, फिल्में बनती है दो दोस्तों पे बनती है, दो लड़कों के ऊपर बनती है, कि लड़की दोस्तों के ऊपर ऐसी फिल्में कम होती है। तो व्यवहारिक जीवन से देखते हैं तब लगता है कि नहीं, लड़कियां इतनी अच्छी दोस्त नहीं होती, पर आपकी दोस्ती खूब अच्छी है। तो चलिए फिर ये बताइए, आप तो आप पहले से दोस्त थे या स्प्रिंग बोर्ड में आने के बाद यहाँ पर मिले थे आप? पहले से तो हम दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग जगहों से आते हैं। जी हाँ, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप थोड़ा जो इंटरेक्शन हुआ वो स्प्रिंग बोर्ड में ही हुआ। स्प्रिंग बोर्ड में मैंने 13 में ज्वाइन किया था। मैम लेट आए थे मेंस की तैयारी के लिए, और किसी एक बैच में हम साथ बैठते थे और उसी के दौरान हमारी मुलाकात हुई। फिर जो टेस्ट होते थे रेगुलर, तो पता चला कि चलिए, तो इस बात पर आप ये बताइए कि जब पहली बार आपकी मुलाकात हुई तो एक दूसरे के बारे में क्या विचार थे आपके? विचार नो डाउट अच्छे ही थे, इसलिए हम फाइनली आगे जाके हमारी दोस्ती हुई। नहीं, विचार तो धीरे धीरे जब दोस्ती होती है तो अच्छे विचार हो जाते हैं। शुरू के अंदर एक दूसरे को देखते नहीं, क्या पर भाव आया इतना होगा? नेगेटिव कभी आया नहीं। Negative। और हमारा मतलब कंपैटिबिलिटी शुरू से ही अच्छी थी। अच्छा, शुरू से अच्छे विचार रहे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अच्छे और रहे। बाद में आप अच्छे दोस्त बन गए। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका एग्जाम का सेंटर भी एक साथ ही था। बिल्कुल सही सुना हमारा है। मेंस एग्जाम का सेंटर हम- एक ही साथ था, तो हम साथ में ही जाते थे। अच्छा, तो जब आप साथ में पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर, उस दौरान आपके क्या एक्सपीरियंस थे, कैसे पढ़ाई की आपने, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप बताइए। पढ़ाई हमने मेरा जैसा कि मेंस का जो बैच था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। 13 में मैंने शुरू किया तो वो कंप्लीट हो गया था, पर चूंकि वैकेंसी बहुत लंबी चली तो क्लासेस कंटिन्यूस चलती रहती थी। और यहाँ से भी सर का, डायरेक्टर सर जो हैं दिलीप सर का, इनका भी रहता था कि नहीं आप कंटिन्यू क्लासेस फिर भी करें ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना छूटे। तो मैं दूसरे बैचेस में भी बैठ जाती थी और उसी दौरान मेरी इनसे मुलाकात हो गई। इनके बैच में मैं जाके बैठ जाया करती थी। अच्छा, तो आप कैसे आए थे, स्प्रिंग बोर्ड आए कैसे थे? मेरा जो स्प्रिंग बोर्ड आने का हुआ वो ऐसा हुआ कि मेरे अंकल हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैं। तो उन्होंने कुछ फ्रेंड्स से पूछा कि अभी कौन सा इंस्टीट्यूट ठीक रहेगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने फिर जो स्टडी करके यही बताया कि स्प्रिंग बोर्ड अच्छा है, और आने के बाद नो डाउट मुझे भी वही लगा। आपका? मैं बेंगलोर में रह रही थी उस वक्त। तो प्री का रिजल्ट जब आया था उसके बाद में फिर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि अब अगर मेंस देना है तो कुछ तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेरा लंबा गैप था। तो उस वक्त मैं, क्योंकि बेंगलोर में रहते हुए हो नहीं सकती थी तैयारी, तो मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने कुछ देखे, तो उनमें से मैंने स्प्रिंग बोर्ड में मैंने सोचा मैं यहाँ ज्वाइन करती हूँ। तो मैं पहले से मेरा कोई स्प्रिंग बोर्ड का, मैंने सुना है कि आपको ये नाम थोड़ा अच्छा लगा हाँ, कि स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा अलग सा नाम है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे सूत्र सही है इस मामले में। बिल्कुल एकदम सही है आपके सूत्र, क्योंकि और तो कोई मेरे पास रेफरेंस था नहीं बैंगलोर में बैठ के, और मेरा कोई उस वक्त ऐसे भी नहीं थे कि कोई मेरे नोन है जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हों या कुछ हो। मैं खुद भी काफ़ी समय से उस वक्त बैंगलोर में ही रह रही थी। तो मैं जस्ट नेट पे स्क्रॉल कर रही थी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो
नाम मुझे सच में अच्छा लगा, इसलिए और कोई मेरे पास बेसिस था नहीं उस वक्त, तो मैंने सोचा कि मैं स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करूँ। अच्छा, पर कोई आपकी वो आंसर की वाली बात भी है कि आपने हाँ, आंसर की बिल्कुल, देखी थी? हाँ, मैं बेसिकली जब मैं प्रीलिम्स देने के लिए यहाँ आई थी, तो मैं एक दिन प्री दे करके मैं वापस बैंगलोर चली गई थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप देखते हो कि आपके कितने रिजल्ट कब आ रहा है? हाँ नहीं, मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपने कौन से क्वेश्चन सही किया गलत किए, तो नेट पे कीज अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैंने नेट पे सर्च की, तो जो सबसे पहली की अवेलेबल करवाई थी वो स्प्रिंग बोर्ड ने ही करवाई थी। तो वो एक रेफरेंस था दिमाग में कि हाँ मैंने की देखी थी वहाँ से। और फिर जब मैं सर्च कर रही थी तो ऐसा होता ही है जनरली नेट नाम पे कि अच्छा जो लगा। नाम भी अच्छा लगा, और सबसे पहले ज्यादा वही दिखाते हैं जो शायद ज्यादा लोग सर्च करते हैं, अच्छा। टॉप सर्चेज में वही आते हैं। तो और नाम भी मुझसे अच्छा हाँ, लगा, तो यही था। मैं वापस मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपने बार बार कहा कि मेरे गैप आ गया था बीच के अंदर, काफ़ी सालों बाद पढ़ाई शुरू की। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप 2007 में पीजी हो गया था आपका, और उसके बाद में शादी हो गई, आपके बेटा हुआ, आप बेंगलोर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रहते थे। हमें ये भी पता चला कि आपके पति का पैकेज करोड़ों के अंदर था। जब सब लाइफ सब कुछ स्मूथली चल रही थी, फिर अचानक राजस्थान के दौरों की खाक छानने की जरूरत कहाँ पड़ी आपको? वो तो क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ, तो वो कोई बात नहीं है। आप अपने अपने प्लेस पे जाकर के आपको हमेशा अच्छा लगता है। पर जहाँ तक जॉब में आने की या सिविल सर्विसेज में आने की बात है, तो ऐसा कुछ बहुत वेल प्लान नहीं था। मेरी शादी हो गई थी 2007 में, पीजी के बाद में मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, बेटा था मेरा। तो वो जब स्कूल जाने लगा तो एकदम से आपके पास में बहुत सारा टाइम होता है और आपको पता नहीं होता है किस तरह से यूज़ करें। तो क्योंकि टाइम काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे करियर के डायरेक्शन में कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा। उसी वक्त लकीली 2013 में एग्ज़ाम का फॉर्म आया था, तो मैंने फॉर्म भरा। और उसके बाद में जो है मेरा ब्रदर था, वो भी तैयारी कर रहा था उस वक्त सिविल सर्विसेज की, तो मैं उससे भी इंस्पायर हुई कि वो कर रहा है, ठीक है मैं भी करती हूँ साथ में। और ultimately- इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर हमारे समाज की मान्यता है लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं हैं, पर आप अपने परिवार के अंदर आप 4 बहनें हैं और आप सबसे छोटी हैं, तो लास्ट तक आते आते तो शायद वैसे भी घर वालों का धैर्य चुक जाता है कि अब इनको भी तैयारी करवानी नहीं करवानी। शायद मेरे तो केस में ऐसा रहा नहीं। क्या आपके एक्सपीरियंस है इस मामले में, बताइए। हम 4 सिस्टर्स हैं और मेरे फादर जो हैं उनका एजुकेशन में ही रहे, वो प्रोफेसर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर से रिटायर हुए। तो उनका तो था कि बहुत अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने जो पढ़ाई की वो उसमें हमारे फादर का भी बहुत रोल है, क्योंकि वो हम चारों को ही बहुत पुश करते थे कि आप जी। लोगों को कुछ करना है। और प्लस क्योंकि समाज में वो नेगेटिव था, तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई हमें तो एटलीस्ट करना ही है। और वो समाज में रोल मॉडल का काम भी करता है अपने आप में, लोग दूसरे देख के उसको इंस्पायर भी होते हैं, लड़कियों के प्रति जो धारणा है वो टूटती। चलिए, ये तो आपने सही सी बात की। पर एक ये भी है कि आप दोनों साइंस बैकग्राउंड से, आपने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी जी, में बायो। और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। पर अक्सर हमने ये देखा है कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिविल की तैयारी के लिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट दिलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों इस पर अपने विचार रखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, साइंस पृष्ठभूमि की होने की वजह से तैयारी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लिए जाने चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है, जो ये एग्ज़ाम है इसमें ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन में आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आपको बहुत ज़्यादा वो बैकग्राउंड असर नहीं डालेगा। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। हाँ, एक कुछ थोड़ा सा अभी ट्रेंड ये बना है कि सिविल सर्विसेज करना है तो ह्यूमैनिटीज़ ही लेना है। तो मेरे ख्याल में जैसे कि हम दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, तो ये इस साइंस ने हमें हेल्प ही किया होगा, ये कहीं ये बाधा तो नहीं बना। आपके क्या अनुभव मैम? मेरा तो मानना ये है कि सब्जेक्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले साइंस बैकग्राउंड से हैं या भले ही आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, या जैसे बताया कि कॉमर्स से या इंजीनियरिंग से जैसे शामा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आप कैसे अप्रोच करते हो अपने सब्जेक्ट को, उससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने वो सीख लिया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ग्रेजुएशन में 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ते हैं, और सिविल सर्विसेज में हमें सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो वो कवर तो अल्टीमेटली सभी करने होते हैं। हाँ, ये ठीक है कि हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो हमारी अगर डेवलप हो गई है तो हम भले तो साइंस आप से उन हो या पेरेंट्स आर्ट्स को से हो। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को यूँ सब्जेक्ट दिलाते हैं कि आपको इसकी तैयारी करनी है तो यही लिए जाने चाहिए? मेरे ख्याल से तो जैसा बच्चों का इंटरेस्ट है उनका,
उसके Subject हिसाब at से least सब्जेक्ट बच्चे दिलवाना बच्चे चाहिए, के हाँ, इंटरेस्ट से होना उन्हें चाहिए। उन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है। तो आपका क्या इंटरेस्ट साइंस में था, हाँ, मेरा साइंस में इंटरेस्ट था। इसलिए साइंस? आपका? मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं चाहती थी कि मैं आर्ट्स में जाऊं, पर 10th पर में आपके 10th और 12th में बहुत अच्छे नंबर थे, आप 10th में मेरिट के अंदर थे, शायद 12 का अंक आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप 10th हाँ, में भी मेरी- 12वीं रैंक पे थे राजस्थान में, फिर आप आरएस में भी 12वीं रैंक में। बिल्कुल, तो क्यों मेरी- जाना चाहते थे? अक्सर हाई परसेंटेज वाले जो बच्चे होते हैं साइंस में जाते हैं। अब वो एक कुछ थोड़ा सा था, और उस समय मैं सोचती हूँ शायद मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी खुद के मतलब प्रॉपर इस तरह से डिसाइड करने के लिए। तो पहले मेरा ऐसा था कि मैं शायद आर्ट्स ही या ह्यूमैनिटीज ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा रहा था नहीं। पर चूंकि अब 99 आपके मैथ्स में आ रहे हैं, 99 आपके साइंस में आ रहे हैं, तो फिर आपको खुद को भी लगता है कि ऑन अ सेफर साइड। और जैसा कि यहाँ पे है जॉब्स का, तो जॉब सिक्योरिटी भी ह्यूमैनिटीज़ में और ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए मुझे लगा कि मैं बीटेक करके या फिर मैथ्स लेके सिक्योर भी हो सकती हूँ। प्लस में जब मुझे सिविल्स की तैयारी करनी होगी तो मैं अपने सिविल तो सर्विसेज बाद में आपको अपने निर्णय पे कोई वैसा नहीं लगा कि आपने गलती कर दी नहीं, हो? मुझे वैसे मतलब हालांकि मेरा प्रेफरेंस उस समय ये रहा होगा कि मैं आर्ट्स लेती या कुछ भी, पर मुझे बीटेक करने के बाद ये लगा कि उसने मुझे हर जगह पे हेल्प ही किया, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं बीटेक करने के बाद में चूंकि प्लेस हो गई थी, तो वो भी एक नहीं था कि जी, आप जी। सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो अच्छा, एक ये भी, जब आप दोनों से बात ही कर रहे हैं तो आप अपने जब परसेंटेज बता रहे हैं, इतने इतने नंबर आपके साइंस में, इतने नंबर मैथ्स में, इतने नंबर, तो क्या वाकई जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं उन्हीं को सिविल की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ज़्यादा एवरेज जो students स्टूडेंट्स वो हैं हैं। वो भी हैं। हाँ, ठीक है, आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके कंसेप्ट आपके सब्जेक्ट के क्लियर थे। तो अगर किसी वजह से किसी के उस वक्त नहीं भी हैं तो वो किसी भी स्टेज पे आके मेहनत ऑब्वियसली आपको उस वक्त करनी पड़ेगी, लेकिन क्लियर जब हो जागो सकते तब हैं। सवेरा वाली हाँ, बात हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जब अपने आसपास के बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं तो क्या उनके परसेंटेज भी ऐसे आपके जैसे? ज़्यादातर जो हम हमारे साथी लोगों को देखते हैं, ऑफिसर्स को देखते हैं, तो वो एवरेज बैकग्राउंड से एवरेज एक उनका स्कोर Academic रहता है record। एकेडमिक। तो मेरे ख्याल में मतलब कम लोग होते हैं मेरे ख्याल में जो ज़्यादा जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, वो तो किसी और फील्ड में, डॉक्टर या फिर ऐसी स्पेशलिस्ट फील्ड में चले जाते हैं। तो यहाँ जो आने वाले हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स, कोई भी आ सकता है जब उसे लगे। चलिए मैम, एक हम जब बातचीत का दौर चल ही रहा है तो हम सिविल सेवा की जो तैयारी होती है वो त्रिस्तरीय होती है कि आप प्री की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। आपका क्या मानना है, इनको अलग अलग की जानी चाहिए या ये एक पैकेज है, एक साथ किया जाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, ये हमेशा हमें एक तैयारी शुरू से ही ये दिमाग में रख के करनी चाहिए कि हमें मेंस का एग्ज़ाम अल्टीमेटली देना है, क्योंकि गोल हमारा वही है अल्टीमेटली। और जैसे हम देखते हैं कि हमेशा जो प्री का जब रिजल्ट आता है और मेंस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। जी, तो जब हम शुरू कर रहे हैं तैयारी, उसी वक्त ये ध्यान में रखते हुए हमें सारी एक होलसम तैयारी करनी चाहिए कि हमें मेंस के हिसाब से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी आपने कैसे की थी? तीनों की अलग अलग की थी या एक साथ की थी? मैंने स्प्रिंग बोर्ड का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था, जो मैंने जर्नी शुरू करी, और यहाँ पे इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली। तो यही मेरा भी रहा कि प्रीलिम्स हो ही जाएगा और हमें मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, तो दोनों की तैयारी साथ में होती है। इंटरव्यू में जो आपका नॉलेज बेस है वो प्री और मेंस की तैयारी से हो जाता चलिए, है। जब यही बता दीजिए आप इंटरव्यू के आपके एक्सपीरियंस कैसे थे, उनमें आपसे क्या सवाल पूछे गए? आप अब अभी जो 2018 की वैकेंसी है उसके इंटरव्यू होने हैं अभी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस अच्छे ही थे। इंटरव्यू की तैयारी जो थी वो बहुत अच्छा पीरियड था, और हम दोनों ने साथ में स्प्रिंग बोर्ड में ही बैठ के वो करी, और उसी की वजह से शायद हमें ये बोला जाता है कि हम स्प्रिंग बोर्ड को ही घर मानते थे और वही रहते थे उस टाइम। तो बिल्कुल इंटरव्यू का जो तैयारी वाला फेज होता है वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे मॉक्स हमने अटेम्प्ट किए, तो वो एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो डेवलप होना चाहिए इंटरव्यू के लिए वो हो गया था। बाकी इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बायोडेटा से, हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड से, अगर किसी का कोई जॉब है तो उससे, इन्हीं से, और करंट अफेयर से। तो हम मोटा मोटी अपने जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने होते हैं वो हम मतलब पहले ही तैयार कर सकते हैं बहुत 70-80%।
जैसे और- क्या क्वेश्चन थे मैम, आपसे क्या क्वेश्चन थे? मैं वापस आता हूँ आप क्वेश्चन जो मुझे पूछे गए थे, बेसिकली पहले तो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहाँ के जो प्लेसेस है, जो वहाँ के कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे कि जीण माता है, खाटू श्याम जी हैं, हर्ष हैं, उन सब के बारे में पूछे गए। मेरा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो मैंने वनस्थली से किया, तो वनस्थली से उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे। मेरी हॉबी, मैंने कुकिंग वहाँ पे सबमिट की थी, तो कुकिंग के लिए उन्होंने जैसे जो राजस्थान में फेमस जो हैं चीज़ें, वो उस तरह की आपको कुकिंग में उनमें आपको क्या आता है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे राबड़ी और डूए में अंतर पूछा गया था। अच्छा। तो बेसिकली हम राजस्थान से हैं और हम राजस्थान में ही अपना काम करने वाले हैं, तो यहाँ के कल्चर से और यहाँ की जो भी मान्यताएं हैं, जनजीवन है, उससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में पूछा जाता है, जैसे मुझसे एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की पूछी गई थी, उस वक्त इलेक्शन वगैरह थे तो उसके बारे में पूछा गया था। अदर स्टेट्स में कौन कौन फीमेल हैं जो सीएम हैं, उनके बारे में पूछा गया था। तो इस तरह से जो हमारा अच्छा, मतलब महिलाओं से संबंधित सवाल पूछे हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। महिला अभ्यर्थियों से ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल पूछा गया था मुझसे कि अगर मैं बन जाती हूँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनती हूँ, तो मैं फीमेल के लिए क्या प्रायोरिटाइज करूँगी अपने उसमें सर्विस में। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन करंट से। तो बेसिकली यही रहता है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वो उन सब के बारे में कुछ पोर्शन करंट से होता है, और कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब से पूछा जाता है। आपके बारे में तो मैंने सुना इंटरव्यू वाले ने आपसे पूछ लिया था कि मारवाड़ी में बोल के बताइए। बिल्कुल। और मुझसे ही नहीं, उस टाइम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू वाले ऐसा जिससे क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? वो शायद इसलिए क्योंकि हमें जो काम करना है वो हमारा रीजनल पूरा राजस्थान रहेगा और वहाँ जी। पे रीजनल लैंग्वेजेस चलेंगी, तो हम और- कैसा कम्युनिकेट करते हैं, हम पब्लिक डीलिंग हम कैसे कर पाएंगे, तो शायद उसको टेस्ट करने के लिए, और प्लस कि आपको थोड़ा बहुत अपने रीजन की लैंग्वेज आती भी है कि नहीं। तो अच्छा, ये और कुछ उनका, मुझे लगता है शायद आप इंग्लिश मीडियम से थे, इंजीनियरिंग हाँ बैकग्राउंड से शायद थे, शायद ये भी रीजन तो रहा। एक वो रहता है कि इनको तो नहीं आती होगी। हाँ, एक उनका शायद परसेप्शन ये था कि इनको नहीं आती होगी, तो लेट्स टेस्ट कि कोई रूरल बैकग्राउंड से कोई और उनको क्या देता है तो वो क्वेश्चन- और क्या इंग्लिश भी क्वेश्चन थे बुलवा आपसे? के देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश भी बुलवा के बिल्कुल, देखे? बिल्कुल ऐसा अच्छा, है। तो आपसे और क्या क्वेश्चन थे उनके? मेरे जो क्वेश्चंस थे, मेरे स्कूलिंग से रिलेटेड मुझसे उन्होंने जैसा शुरू किया, बायोडेटा से शुरू किया, तो उन्होंने मेरे स्कूल पोदार्स हैं तो पोदार्स के बारे में उन्होंने पूछा। फिर आप जिस सर्विसेज में जाना चाहते हो तो उसके रोल्स क्या हैं, तो एसडीएम के रोल्स उन्होंने मुझसे पूछे। बीइंग ए वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, कौन कौन से एक्ट्स हैं, जो वुमेन के लिए बने हुए हैं। उन्होंने रिजर्वेशन वुमेन का कितना है ये पूछा। राजस्थान की बोलियां मुझसे, चूंकि मुझसे बुलवाया था तो मुझसे अच्छा। बोलियां पूछी थी, कुछ त्योहार पूछे थे, शिवरात्रि क्यों बनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। कुल मिला के आपको राजस्थान का पूरा हाँ बिल्कुल होना चाहिए जानकारी इंटरव्यू होनी के लिए, ज्यादा अच्छे रहता है। या प्री और मेंस में भी इनका इतना ही रोल रहता है? प्री और मेंस में एक बहुत डिफाइंड हमारे हर चीज़ के मार्क्स हैं, पर राजस्थान चूंकि राजस्थान इकोनॉमी में भी आएगा, आपका हिस्ट्री में भी आएगा, पॉलिटी में भी आएगा, तो उस रेफरेंस में राजस्थान की तैयारी होगी। मेंस तो उस वक्त तो 20 मार्क्स का सेपरेट पोर्शन था, पोर्शन भी Portion था। राजस्थानी राजस्थानी लैंग्वेज का राजस्थानी लैंग्वेज का अलग से पोर्शन भी बिल्कुल हुआ करता है। बिल्कुल अलग से portion अच्छा, था। ये बात है मैम, आप देवेन मैम, आप तो रिटर्न के टॉपर है, रिटर्न में सबसे अधिक नंबर आपके थे। हाँ। क्या किया था उसके लिए, क्या स्पेशल स्ट्रेटजी थी? बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं, स्टूडेंट का ये रहता है कि रिटर्न प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्री तो पास हो जाएगा, मेंस कैसे पास किया जाए, एक बड़ा खेल हो जाता है वहां पर जाके। क्या किया था आपने उसके लिए? किया था वो तो बहुत ही सिंपल है। मैं आती भी रहती हूँ स्प्रिंग बोर्ड में, और मैं बच्चे जब पूछते हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये बताती भी हूँ कि बेसिकली जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें हम। कहीं भी हमें मिल जाएंगे, पुराने पेपर्स हैं या स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ है, हम टेस्ट सभी देते थे, सारे टेस्ट हमने दिए हैं, तो उनमें आपकी हाँ, हम practice हो आपकी जाती है। पुरानी कॉपियां अभी तक यहाँ पर देखते रहते हैं, आपने इतने आंसर लिखे, हाँ, तो आंसर इतने हमने लिखे जाने लिखे। चाहिए, इतने सारे आंसर बिल्कुल लिखने चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लिखो तो भी कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। मुझे तो लगता answers- है कि इनकी स्ट्रैटेजी मैं बता दूं, इन्होंने इतने टेस्ट दिए कि शायद मैं कभी कभी थोड़ा आलस कर जाती थी, शायद इसीलिए पीछे भी तो फिर रह इन वाली गई। कॉपी लेके पढ़ लेते थे आप? नहीं, इसीलिए पीछे भी रह गए। अच्छा। बाकी इन्होंने हर टेस्ट अटेम्प्ट किया और ये बहुत सिंसियरली सारे टेस्ट देते थे,
तो तो ये आप- इनका रिटन का हम मुझे टेस्ट लगता है देते कि भी थे जरूर और हम आपस में एक दूसरे की discuss भी कॉपीज भी करते डिस्कस करते थे सच में हाँ कॉपी बिल्कुल। दिखाते थे? अक्सर होता है कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो कॉपियां नहीं दिखाते एक दूसरे को, नहीं, नोट्स नहीं। छुपा लेते हैं एक नहीं दूसरे से। हमारी तो हमारे हमारी साथ तो ऐसा दोस्ती नहीं था। इसी बेसिस पे थी, हमारी तो पढ़ाई लिखाई वाली अच्छा, दोस्ती थी शर्त पहले थी कि दिखाएंगे। नहीं, शर्त नहीं थी, पर हमारा बेसिस यही था दोस्ती का इनिशियली। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिंसियर हैं तो इनके टच में रहना चाहिए। तो एक होता है कि आपके peer अगर अच्छे कॉम्पिटिटिव होते हैं तो हमारा भी उस मोटिवेटेड जी, रहता है। जी। तो इनके साथ रहना मेरे लिए तो फायदेमंद ही रहा और इसीलिए हम साथ हमने थे। म्यूचुअली फायदा उठाया इस चीज का। एक्चुअली स्प्रिंग बोर्ड में मुझे याद है लास्ट टेस्ट जब हमने दिया था, एक क्वेश्चन था राजस्थान में एनर्जी को लेकर के, और वो उस साल वो- हर पेपर में और पूछ लिया। हाँ, तीनों और questions मैंने वो में। क्वेश्चन तब तक नहीं तैयार किया था और श्यामा ने बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया था। तो इसकी टेबल वेबल इसने जो जो बनाए थे वो सारे उस तरह से मैंने फिर जाकर के तैयार कर लिया। हमने कुछ छुपाया नहीं। हाँ, और उसके बाद में लगातार 4 में से लैंग्वेज को छोड़ के बाकी तीनों पेपर्स में वो क्वेश्चन पूछा और गया। मुझे जैसे याद आ रहा है कि हम लोग साथ जाते थे तो गाड़ी में जिस दिन हमारा लास्ट पेपर था हिंदी वाले, तो हिंदी के हमने ऐसे लैंग्वेजेस ऐसे सेट थी तो वो हम पूरा मतलब डिक्टेट करते हुए रट्टे जा मारते रहे हुए थे। गए थे, ये तो वो अपने को बात लिखना कर- है। ये लिखेंगे हाँ, और वो हम कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या अच्छा। होंगे इसके उपाय। अच्छा, तो ऐसे राइटिंग वाला जो पोर्शन होता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, और अच्छा। वही ऐसे आया और वही जो ये हमने इन्होंने एक बिल्कुल। कुछ लिखा था वो हम्म, विमेन रिलेटेड था, हाँ। तो वो वाली मैंने गाड़ी में ही याद की थी, वो मैं वहां लिख कर आई थी। अच्छा, हमने कुल मिला के आपस में बैठ के एक ऐसे अच्छे से तैयार किया था और क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो उसमें वो आया भी था। तो हम क्योंकि पहले दिन ही साथ में गए थे पेपर करके और अगले दिन हमें साथ में जाना था, तो हम रास्ते में वो तैयार करते हुए गए थे और हम दोनों सेम ही लिख के आए थे उसमें। तो मुझे लगता है अगर कॉपी किसी ने देखी होगी तो हमने सेम लिखा था। उसको लगा होगा नकल मारी है। अलग अलग लोगों के पास कॉपी गई होगी आपकी। लग सकता है। अच्छा, तो आपने टेस्ट कितने क्या लिखे उसके बारे में? टेस्ट मैंने भी दिए थे, चूंकि मैं स्प्रिंग बोर्ड से शुरू से ही जुड़ी रही तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है कि प्रीलिम्स में ही हमारा रहता है कि संडेज या मंडेज कोई फिक्स होते हैं, तो वो सारे टेस्ट में शुरू में बिल्कुल सिंसियरली देती थी। चूंकि ये फेज थोड़ा सा लंबा था तो बीच बीच में कभी कभी वो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग वाला जो जोश था वो नहीं रहा था और वो फिर वापस मेंस जब हुए तो वापस हाँ, हमने आपने लंबे फेज की बात की, वाकई 2013 वाली जो आप वाली वैकेंसी थी और 2013 आप पे ले जाके कंप्लीट करते हैं 2017 पे, लगभग 4-5 साल का टाइम। कैसे धैर्य रखा था खुद का? धैर्य मेरे केस में तो मैं बताऊं कि एग्जाम 2013 में था, लेकिन मैंने तैयारी जो शुरू की वो मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया मैंने 2014 में प्रीलिम्स के बाद में। तो बेसिकली मैं वहीं से मैं मानती हूँ कि मैंने तैयारी शुरू की सिंसियरली। तो वो 1 साल तो वहीं कम हो जाता है कि थोड़ा सा आप लेट स्टार्ट करते हो। और उसके बाद में ये है कि स्प्रिंग बोर्ड में बेसिकली मैं कहूँगी कि पढ़ाई एक स्ट्रेस की तरह नहीं देते हैं, मतलब आप एंजॉय करते हो वहाँ पे पढ़ना। तो ये बहुत हमारी हेल्प हुई वहाँ पे, हमने लिटरली एंजॉय किया। हम आज भी हम बात करते हैं कि वो हमारा फेज बहुत अच्छा सबसे phase था। बेस्ट था। मतलब अभी भी हम जिस भी फेज में हैं तो हमें वो जब हम रिकलेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा हाँ, तो बेटर लगता है। वो किसकी लाइन है पता नहीं कि आपकी मंजिल तो अच्छी होती है पर सफर उससे भी ज्यादा बिल्कुल, खूबसूरत हो ये- जाता है। यहाँ ये कहा जाएगा। लास्ट 2-3 दिन पहले ही हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हाँ वो बहुत अच्छा टाइम था। टाइम था बहुत, मतलब तो enjoy हालांकि किया। ये मानते हैं कि हाँ उसमें स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन जैसी तो फीलिंग भी क्या आती करते है। थे? आजकल तो डिप्रेशन जब चारों तरफ हवाओं में गुलावा सा वो दिखाई दे एक्चुअली रहा है। हमने थोड़ा इसको ओवररेटेड कर दिया है और कुछ मायनों में हम ये भी मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते एक्चुअल डिप्रेशन क्या है और कभी कभी थोड़ी जो एक लो वाली फीलिंग आती है वो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को आती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो सभी को आती है। तो वो ठीक है, उस समय में आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो, आप कुछ एक्चुअल पढ़ाई नहीं करके कुछ डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप मूवी देखने जा सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं या घूम सकते हैं इधर उधर। तो ऐसे काम बीच बीच में करने से थोड़ा हम वापस से फ्रेश हो मतलब जाते हैं। आता तो आपके भी था। हाँ बिल्कुल, मतलब टॉपर्स सबको। जो होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील होता है। आपको भी बिल्कुल, होता इतना है? लंबी अगर जर्नी हो तो मतलब वो आपकी जील कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। उत्साह कमजोर हाँ, पड़ता ही होगा वो कहीं ना धीरे कहीं जाके। धीरे जी, जी। थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आपको पता नहीं होता है कि डेट्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो वो अनसर्टेनिटी भी रहती थी। तो बहुत बार होता था और मुझे लगता है उसमें भी ये हुआ कि एक सेकेंड उसमें मतलब जो इतनी लंबी जर्नी रही पर उसमें हम ये करते थे कि
फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। सही। उन्होंने कभी ये नहीं सोचने दिया कि भाई नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन या इतने साल हो गए लगे हुए हो, हाँ, कब होगा क्यों आपका? होगा, हाँ। तो ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था। यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे मेंटर्स जो भी हमारे थे, सर थे, बाकी भी जो भी फैकल्टी थी, तो उनसे भी हम बात करते थे, डिस्कस करते थे, तो वो लोग भी फिर मोटिवेट करते थे कि और ये तो ऐसा ही लंबा फेज है। तो वहाँ भी फिर लगता था कि ये तो सबके साथ है, अपने साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है और अपन तैयारी कर रहे हैं, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ कुछ होता था, तो मैंने और भी एग्जाम्स इसलिए अटेम्प्ट कर दिए थे। अच्छा। और एक स्टेज आई थी जब मैंने रिटन भी दे दिया था आरएस का। अच्छा। और उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और हम ऑलरेडी मैं एक दो चीज़ें जैसे कि छोड़ चुकी थी। अपना बीटेक के बाद वाला मैंने प्लेसमेंट जो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो वाला छूट गया छोड़ा, था। तो मैं उसमें वापस नहीं जा सकती। और फिर मेरे एक बार असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर हुआ, तो तब भी मैं ये सोच के कि भाई हम सिविल्स में जाना है, तो मैं नहीं गई और मुझे लगा कि हो जाएगा। और अब चूंकि इतना लंबा समय हो गया था, हाँ। तो लगा था कि अब नहीं होगा, तो अपने पास वापस कुछ है जाने भी के नहीं, रास्ते खत्म कर दिए। क्या करेंगे। हाँ। तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन आया था। और मैंने सुना है आपने तो कोई लॉ की भी थी और आप आरजेएस की तैयारी करने लग गए थे। लॉ एक्चुअली मैंने लंबा ये सिलसिला था ही, क्योंकि 3-4 साल इसमें लगे, तो मैंने साइड बाय साइड मुझे लगा कि लॉ चूंकि हेल्प ही करेगी, तो मैंने लॉ का फॉर्म फिल कर दिया और मैंने लॉ करी। 3 साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, पर वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही कंप्लीट हो गई। तो फिर मुझे बीच में आया कि एक बार आरजेएस कर लेते हैं, क्या पता। वो तो मैंने रिटन के बाद में किया। अच्छा। नहीं तो फिर इसका मतलब वो जो होता है कि टॉपर्स को पहले से नहीं लगता हम टॉप कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, रिटन के बाद की बात है। और सिलेक्शन का तो होता होगा भाई, सिलेक्शन अपना हो जाएगा। मतलब एक होता है कि आपको कभी कभी मन में लगता है कि हाँ ये भी ठीक हुआ था, ये भी ठीक हुआ था, पर फिर भी चीज़ें इतनी सब्जेक्टिव हैं कि आप बहुत श्योर नहीं हो सकते, और मन में संशय बना ही रहता है जब तक रिजल्ट ना आए। तो आपने जब सुना कि आपकी 3rd रैंक आई है, आप विमेन में तो टॉपर है, आपकी 2nd रैंक है, कैसा लगा आपको उस टाइम? हाँ, मैंने सुना नहीं, मैंने खुद ही ने देखा था। रिजल्ट हमारा रात को आया था, 12:15 बजे करीब, तो मैं खुद ही मैंने देखा था। और एक पहले से ही आप सोचते रहते हो जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, तो कि हाँ कि भाई कुछ ही सेकंड्स की बात होती है, या तो आपके रोल नंबर आपको मिलेंगे और या तो फिर नहीं मिलेंगे। तो वो एक चलता रहता है दिमाग में। हालांकि ऐसा कोई प्रेशर जैसा नहीं था, क्योंकि जैसे बताया कि फैमिली और श्यामा ने बताया कि फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मगर एक खुद का रहता है कि हाँ हमने इस चीज़ को 2-3 साल अपनी लाइफ के दिए हैं और हमने अपनी पूरी मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर हाँ, ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरी 3rd रैंक आ जाएगी या मैं विमेन में टॉपर होंगी। तो जब देख रहे थे तो मुझे फर्स्ट रो में अपना रोल नंबर दिख गया था। मेरे घर में सब लोग सो रहे थे, तो मुझे लगा मैंने शायद गलत देख लिया होगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा देखो मैंने ये देखा है, प्लीज इसको चेक करके बताओ कि मेरा ही रोल नंबर है। तो उन्होंने देखा ही था, पर वो मुझे कुछ बताते इससे पहले मेरे पास में फ़ोन आ गया था, शायद जी न्यूज़ से पहला फ़ोन आया था मेरे पास में कि अच्छा आप देवयानी हैं, आपकी 3rd रैंक है और आप विमेन में टॉपर हो। तो वो कंफर्म हो गया फिर वहीं से। और उसके बाद में लगातार 2-3 घंटे मेरे पास फ़ोन ही फ़ोन आते रहे। तो बहुत ही अलग सी एक फीलिंग होती है। आप अपना नाम कभी टीवी पे देखते नहीं हो लाइफ में, तो शायद दिलीप सर का ही फ़ोन आया था मेरे पास में, मैं घर पे ही थी और फ़ोन वोन अटेंड कर रही थी। तो सर ने कहा कि टीवी पे तुम्हारा बहुत नाम दिखा रहे। मैंने कहा अच्छा। तो मैं क्योंकि बैंगलोर में थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा नंबर चैनल है राजस्थान वाला। तो मैंने सर से पूछा कि क्या नंबर है, फिर मैंने ऑन करके देखा तो सच में आ रहा था। तो वो एक अलग फीलिंग होती है। अच्छा, आप दोनों एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और वैसे तो मुझे लगता है पूरा राजस्थान ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। अक्सर तो जोधपुर तक के लिए कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो आपको क्या लगता है कि पृष्ठभूमि आपकी कुछ भी ग्रामीण या शहरी रही हो, उसका कितना फर्क पड़ता है? क्या शहरी बच्चों को एडवांटेज मिलते हैं अच्छी स्कूल होने के, अच्छी शिक्षा होने के, या ग्रामीण बच्चे पिछड़ते हैं इस मामले में? थोड़ा सा एक्सपोजर का फ़र्क पड़ता है, जितना मुझे लगता है। जैसे कि मैंने मेरी स्कूलिंग करी, तो मैंने 5th तक मैं सीकर में पढ़ी। उसके बाद में 3 साल मैंने दिवराला एक गांव है वहाँ पे पढ़ा, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ी मैं। फिर वापस में सीकर आके भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी। तो बेसिकली शेखावाटी में वैसे अच्छा एटमॉस्फेयर है, माना जाता है शिक्षा के लिए, और है भी। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी जगहों पे जाते हैं यहाँ से पढ़ के।
लेकिन फिर भी एक एक्सपोजर की जब तक बात आती है तो वो एक लिमिटेड होता ही है, पर वो कहीं भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बेसिकली हम कहीं से भी ले सकते हैं एक्सपोजर, जब भी हमें मौका मिलता है या हम कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, या अब आज के समय में तो हम सोच भी नहीं सकते ये सब बातें, क्योंकि इंटरनेट है सबके पास में, तो वो जी। एक जो गैप है वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण या उस पृष्ठभूमि से कोई ज़्यादा अंतर पड़ता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो और अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो वो ये सारी कोई लिमिट नहीं है आपके पास। फिर भी जैसे आपने अपने आसपास में बाकी ऑफिसर्स देखे होंगे, तो क्या क्या रेशियो है? नहीं, रेशो मेरे ख्याल में देखा जाए तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों का ज्यादा है। अच्छा, उस पक्ष में झुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल झुका अच्छा। हुआ है ग्रामीण पृष्ठभूमि। और जैसा कि आपने कहा भी कि पूरा राजस्थान ही basically, ग्रामीण हाँ। है, तो ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और जो शहरी हैं तो यहाँ पे उतना शहरी वाला कल्चर नहीं है। शायद मेरे ख्याल में वो शहरी कल्चर बैंगलोर में है, तो अच्छा। राजस्थान में हम नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिवाइड है, पर फिर भी राजस्थान में हम जैसे देखते हैं कि हम 1-2 जनरेशन पीछे तक हम सभी लोग ट्रेस करते हैं कि सभी लोग गांव में ही रहते थे, तो ऐसा कोई अंतर नहीं है। हम लोग अभी भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं। चलिए, कोई भी जैसे त्योहार हो श्यामा ने तो हम आपके जाते बारे में हैं। बताया कि बेंगलोर में वो कल्चर आपने देखे, तो आपको क्या फर्क लगा वहाँ की कल्चर में और यहाँ की कल्चर में? कल्चर में अंतर तो होता है, ये तो है ही सही। हालांकि उनका अपना कल्चर है और अपनी वो है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ राजस्थान से जाते हैं तो थोड़ा सा बैंगलोर में, अब क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज है, हालांकि जब मैं बैंगलोर में रही तो इंटरेस्टिंगली वहाँ भी जो लोग हैं वो यही कहते थे कि 10 साल पहले, सपोज मैं अगर 2007 तक रही, तो कि 10 साल पहले बैंगलोर भी गांव जैसा ही था। अच्छा। ये बात कहते हैं क्योंकि आईटी आने के बाद में वहाँ पे बेसिकली कंट्री के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं या फॉरेन से लोग आ रहे हैं, जी। तो वो ये है कि अंतर सिर्फ इतना है कि हमें दूसरे कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, थोड़े अपने होराइजन है वो ब्रॉड हो जाते हैं, और नॉलेज एक्सचेंज भी होता है, एक दूसरे की कल्चर को समझने का हमें मौका मिलता है। बाकी अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों बेसिकली दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों ही हैं। अच्छा, चलिए, तो एक फिर मैं तैयारी का सवाल पूछना चाहूँ तो कौन सा लेवल होता है जिसके बाद तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए? अक्सर आजकल स्टूडेंट को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि 12th करने के बाद या 10th करने के बाद ही तैयारी शुरू करवा देते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी 10th 12th के बाद कर देनी चाहिए, या एक व्यापक समझ जब आपकी डेवलप हो जाए उसके बाद की जानी चाहिए? क्या कहेंगे इस पे आप? 10th 12th मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाएगा। 10th 12th में अगर आपका मानस है, क्योंकि आजकल बच्चे होते हैं पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसी फील्ड में जाना है, तो वो NCERTs और बेसिक जो उनकी टेक्स्ट बुक है उन्हीं को अच्छी तरीके से पढ़ के शुरू कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा सिलेबस मोड में जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। और ग्रेजुएशन में होता है कि शायद मेरे ख्याल में प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर जो होता है उसमें बच्चा अगर तैयारी शुरू कर दे तो वो अच्छा रहता है, उसका टाइम भी बचता है, और आप इतना फोकस्ड हो कि आपको पता है आपको इसी फील्ड में जाना है तो आप कर सकते हो। हालांकि आप तो एक काफी बाद के अंदर ही आए थे, फिर भी तो- आपके क्या मानने हैं इस पर? मेरा भी मानना ये है कि जब सपोज हम अगर स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है, और वो सिस्टम इतना सोच समझ के बनाया गया है कि उसमें आपकी पढ़ाई के लिए हैं, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसाइड किए गए हैं। तो स्कूल के समय में जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें स्कूल की पढ़ाई और वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। इसी तरह से कॉलेज में मतलब इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लो, लेकिन आप उसी पढ़ाई को एक बार तवज्जो देनी चाहिए। जब एक बार कॉलेज के कंप्लीशन पे आ जाते हैं हम, उसके बाद में या उस वक्त हमारा ओरिएंटेशन हो सकता है कॉलेज के वक्त में, जी, सही है। लेकिन जो थोड़ा फुल कुछ शुरू फ्लेजेड कर जो सकते हैं। तैयारी है वो हमें उसके बाद में ही शुरू करनी चाहिए। मतलब जो कॉलेज का सेटअप है उसको हमें बाईपास करते हुए तैयारी और नहीं करनी कुल चाहिए। मिला के जो एक तरीके से प्रेशर ही फील हो जाता है वो 12th के बाद ही आप पे उससे कि देखिए यही करना है, एक यही करना है। मोनोटनी भी आ जाती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की वैसे ही एकदम इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई होती है, समय भी बहुत लगता है। एक प्रॉपर तैयारी करने में मानते हैं कि 2 साल का समय तो कम से कम चाहिए होता है। तो अगर जितना जल्दी आप उसको स्टार्ट कर दोगे और आप एलिजिबल तो होगे ग्रेजुएशन के बाद में ही, तो एक वो पहले से ही एक जो है एक थकान जैसी भी हो सकती है लोगों को। बाकी तो पर्सनल है, पर मेरे पर्सनल व्यूज यही हैं कि आपको तैयारी जो है एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद में शुरू करनी चाहिए। एक अक्सर सिविल से सर्विस की तैयारी में ये भी देखा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोग कोचिंग करते हैं। आपका क्या मानना है इस पर? ये बहुत ही सब्जेक्टिव और पर्सनल मेरे ख्याल में प्रत्येक क्वेश्चन है, अलग अलग व्यक्ति का क्योंकि अलग हर अलग, हाँ। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
अब चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो था बीटेक का था, इंजीनियरिंग था, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हालांकि पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, शुरू में भी लगते थे स्कूल टाइम में भी, पर फिर भी आपको वो एक अप्रोच डेवलप करने में जो सहायता मिली वो कोचिंग से मिली मुझे। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप खुद से ही अप्रोच डेवलप कर सकते हैं तो आप अच्छा सही कंटेंट चुन के आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है। आपका क्या मानना है इस पे? मेरा एक्चुअली ये था, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत लंबे गैप के बाद में मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो और मैंने प्री क्लियर होने के बाद में मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सब चीज़ें पढूं, उसके बाद में मैं डिसाइड करूं अच्छा ये ठीक है, अब मैं इसको किस डायरेक्शन में लेके जाऊं। मेरी पढ़ाई जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे, कभी बायोटेक्नोलॉजी है, उन्हीं को बहुत समय हो गया था, तो ये नए सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो कोचिंग ज्वाइन करने से ये हेल्प हुई कि मेरे लिए चीज़ें ईजी होती गई, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मटेरियल बहुत होता है, तो आपको ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी कि आपको क्या पढ़ना है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना। तो हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, और हम जितना पढ़ते हैं उसमें से हमें ये पता करना कि हम कितना याद रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक यहाँ आने से वो एक सिस्टमेटिक हो गया सब कुछ कि हाँ ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। तो एक बार वो चीज़ डिसाइड हो गई, यहाँ एक सेटअप मिल गया, पूरा एक टाइम टेबल मिल गया, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, बेसिकली ये आपकी जर्नी को ईजी बनाता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग के बिना हम नहीं सेलेक्ट हो सकते, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, पर पर्सनली मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। चलिए, आपने जो अभी कहा कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना लंबा सिलेबस होता है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ सब्जेक्ट सरल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी? ये भी मेरे ख्याल में किसी हर स्टूडेंट के लिए वेरी कर सकता है। जैसे कि जैसे आपको क्या लगे, आपके क्या अनुभव? जैसे हमारे टाइम में मेंस में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 4 पेपर हुआ करते थे। तो उसमें फर्स्ट जो पेपर था उसमें ऑलमोस्ट सारे ये जनरल स्टडीज के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आ जाया सब कुछ था। सेकंड जो था उसमें मैथ्स और साइंस था, और साइंस टेक का भी उसमें काफी पोर्शन था। थर्ड में हमारे आईआर और करंट अफेयर्स, एथिक्स और ये सारी चीजें थी। फोर्थ में हमारा लैंग्वेज था, जैसा कि उस समय राजस्थान भी 20 मार्क्स का 20 मार्क्स राजस्थान। तो मुझे जो लगा, तो मतलब मुझे खुद का पता ही था कि ठीक है, जो सब्जेक्ट्स थे, जनरल स्टडीज के पेपर थे, वो यहाँ पे कोचिंग में अच्छे से हमने पढ़े थे, तैयार किए थे, और ठीक ठाक उसमें कॉन्फिडेंस था कि आता है, और उसमें जो भी करना है उसी में तैयारी करनी थी। सेकंड पेपर मुझे ये था कि मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, तो वो मेरे बेसिक एफर्ट से ही मुझे ये था कि मैं थ्रेशोल्ड तो क्रॉस कर लूँगी। तो मैंने वो प्लान इसी तरह से किया था कि सेकंड और फोर्थ जो है, फोर्थ भी मुझे लैंग्वेज में एक बेसिक तो कॉन्फिडेंस था कि इतना मैं कर लूँगी, तो थोड़े से एफर्ट से इनमें मैं अच्छा कर सकती हूँ। इन दोनों में मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने की जो आपका बैकग्राउंड होता है वो एक तरीके से आपको सरल लगता है, जो नया सीखना पड़ रहा है वो थोड़ा सा आपके लिए उसकी तो मुझे ये पता था कि मुझे अपनी एनर्जी फर्स्ट में और थर्ड में ज्यादा लगानी है, और सेकंड और फोर्थ में फिर भी कवर कर लूंगी विद लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी, आपको इनके कौन से पेपर ज्यादा अच्छे लगे आपकी तुलना में, कि ये पेपर ज्यादा इनके अच्छे थे? जब तैयारी करते थे उस समय आपको क्या कैसा लगता था? उस समय तो जैसे हमारे सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हुआ करते थे, तो मैं टेस्ट रैंकिंग में हम ध्यान रखते थे, जैसा कि हमने बताया हम पेपर भी शेयर करते थे, तो ऊपर नीचे ही रहता था सब कुछ। तो हिस्ट्री भी हुआ, तो हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं किसका अच्छा था? कौन सा सब्जेक्ट आपके ज्यादा अच्छे थे, कौन से सब्जेक्ट इनके ज्यादा अच्छे थे, या आपको लगा कि ये वाला सब्जेक्ट तो मेरे को इनसे सीखना ही चाहिए, या इनसे ज्यादा नंबर लेके आ जाऊं? नहीं, मतलब ये थोड़ा सा शायद लेट मिले, शायद उससे थोड़ा सा पहले अगर मिले होते तो हम पढ़ाई भी शुरू साथ में ही कर रहे होते। तो ये मौका तो हमें नहीं मिला कि हम कोई सब्जेक्ट एक दूसरे से पढ़ सके, पर टॉपिक्स जरूर ऐसे होता हम था। डिस्कस कर लेते जैसे थे। यहाँ जैसे टेस्ट भी यहाँ होते थे, तो वो टॉपिक वाइज होते थे, ऐसे कुछ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पूरा वो तो लास्ट में होने लगे थे टेस्ट, तो टॉपिक वाइज होते थे। तो हाँ, ये ज़रूर है कि कोई टॉपिक होता है वो आपको थोड़ा कम समझ में आता है, या किसी को ज़्यादा समझ में आता है, तो उस तरह की चीज़ें थी, वो हम एक दूसरे से डिस्कस भी किया करते थे। इवन इनका राजस्थान और जो था, जो मेरे को लगता था कि मेरा मतलब थोड़ा सा वीक है और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी नहीं आता था,
तो इनका राजस्थान मतलब जो कॉपी आई तो एकदम टॉप किया। मैंने तो वो टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर रहता ही था। तो राजस्थान नो डाउट पर ये तो उल्टा है, आप राजस्थान में रहते नहीं थे, फिर राजस्थान में ज्यादा नंबर पर है। इनका नहीं, अच्छा मेरे को था। पहले नहीं आता था। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़, मतलब ये अच्छी बात नहीं है हालांकि, पर फिर भी हम कल्चर के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है तो हम किसी भी पोर्शन में रहते हो, हम पूरे स्टेट के कल्चर के बारे में और उन चीज़ों के बारे में हम नहीं जान सकते। तो वो चीज़ें मैंने यहीं पे आके पढ़ी, और इनिशियली मुझे भी लगता था कि मुझे राजस्थान का नहीं आता है, पर थैंक्स टू आरपीएससी की बार बार में एग्ज़ाम्स कैंसिल होते रहे। तो जिस वक्त राजस्थान का यहाँ पे चल रहा था स्प्रिंग बोर्ड में क्लासेस, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना आगे कोई डेट थी एग्ज़ाम की, ना कुछ भी अता पता नहीं था। तो उस वक्त क्लासेस जो चलती थी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, और उसके बाद में आप ही ने पढ़ाया था राजस्थान, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और आपने उसी वक्त हमारा आंसर राइटिंग का भी शुरू किया था। तो वो चीज़ें पर श्यामा नहीं सीख पाए, मतलब घर को जोगी जोगड़ो आन गाँव को सीख। आप बाहर से आगे सीख गए थे उन चीजों को, आप नहीं सीख पाए। बिल्कुल, मतलब वो भी नहीं होता ऐसा है भी नहीं था कि नहीं सीखा, पर उसमें कॉन्फिडेंस मेरा लास्ट तक नहीं आ पाया। एक वो भी होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है ना कि नहीं होगा, उस पे आप ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हाँ ये है, मैंने दिया भी था, मैंने पूरी लिस्ट लिए पढ़ी कि मेरे को राजस्थान में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और वो पता नहीं लास्ट तक मुझे थोड़ा कम ही आया, और हो सकता है कि कंपैरेटिव ठीक था पर इनसे तो कम ही था। अच्छा चलो, एक ये भी होता है, लोग खूब सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो खूब सारी बुक्स वगैरह पढ़ी जानी चाहिए, या कोई लिमिटेड आपके पास मटेरियल होता है, इतना पढ़ लो तो ठीक है? देखिए, बुक्स पढ़ने का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन बुक्स हम पूरी की पूरी याद नहीं रख सकते। या तो आप खुद इतने सक्षम हो कि आपने 10 बुक्स पढ़ के उनमें से आपने नोट्स बना लिए हैं अच्छे अच्छे, तो बेसिकली क्योंकि नोट्स हमें अल्टीमेटली चाहिए होते हैं, क्योंकि हम लास्ट डे जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ सर्टेन मटेरियल ही होगा जो हम रिवाइज कर सकते हैं। तो बुक्स पढ़ के उसमें से सिलेक्टेड नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, और बाकी बुक्स तो आपका बेस तो प्रिपेयर करती ही हैं, बुक्स का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर मेरे पास में क्योंकि टाइम कम था, और मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े थे। आपने? मैं जैसा कि बताऊं कि स्प्रिंग बोर्ड में भी जब हमें पढ़ाते थे तो यहाँ स्ट्रैटेजी यही रहती थी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, मैम मेंस में आए थे, तो यही होता था कि हर सब्जेक्ट के हमें टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता था, नोट्स लिखवाए जाते थे, प्लस एक स्टैंडर्ड बुक सजेस्ट की जाती थी, क्योंकि बुक्स भी अगर आप ज्योग्राफी की भी देखेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी, हिस्ट्री की बहुत सारी मिलेंगी, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हमें यहाँ पे बताई गई तो उनको स्टिक किया, उनको नोट्स के साथ साथ में जितना हो पाया हमने पढ़ा, फॉलो किया। कुछ ऐड होता था तो ऐड भी करते थे, उस जब भी क्लास चलती थी तो वो वाली बुक्स हम स्टैंडर्ड बुक्स एक एक हर सब्जेक्ट की। कहने का ये है कि जो आपका खुद का हैंड रिटन स्टडी मटेरियल है, पहले वो तैयार किया जाए, वो जब तैयार हो जाता है उसके बाद में आप बुक्स पे जा सकते हैं। प्लस आपकी जब क्लासेस चल रही हैं तो इतना टाइम होता था, हमारा तो बहुत धीरे धीरे चला, साथ साथ में उनके, तो हाँ साथ साथ में आप वही टॉपिक उस स्टैंडर्ड बुक से, अब उसमें आप बहुत सारी बुक्स के लिए नहीं जा सकते, वो आपको स्टिक करना पड़ेगा कि आपके नोट्स वही हैं। पर फिर भी जो फाइनल ऐसा होता था कि अब प्रीलिम्स है तो ये पता है ये 5 रजिस्टर हैं, ये रिवाइज करने हैं, यही पढ़ने हैं आपने। अच्छा, एक जो लैंग्वेज पेपर की आपने दोनों ने बार बार जिक्र किया, आपके दोनों के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। अक्सर लैंग्वेज पेपर के अंदर क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों आती, और हम आसपास में जब देखते हैं तो जिन लोगों की हिंदी अच्छी होती है उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, जिनकी अंग्रेजी अच्छी होती है उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती। आपके दोनों में अच्छे नंबर हैं, कैसे उस पेपर को कैसे मैनेज किया था? हिंदी इंग्लिश के लिए बेसिकली मेरे ख्याल में क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती है ग्रामर है तो वो आपको याद ही करनी होगी, उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब ग्रामर में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होगी। तो उसके लिए हमने जो नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स थी जैसे रस्तोगी और राघव प्रकाश, रस्तोगी इंग्लिश के लिए और राघव प्रकाश हिंदी के लिए, वो फॉलो करी। और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ये रहता है कि आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो टेस्ट हिंदी इंग्लिश के जितने ज़्यादा हम देंगे या फिर दोनों का कंबाइन, क्योंकि एक और टारगेट उसमें ये रहता है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते वो पेपर। अच्छा, लेंथी हो जाता है पेपर, वो भी एक मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी का भी ऐसे होगा, इंग्लिश का भी ऐसे होगा, प्रेसी राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इसकी मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि प्रॉपर उसका सिलेबस वाइज हम कंटेंट याद करें, तैयार करें, प्लस उसके जितने ज़्यादा टेस्ट हम दे सकें तो हमारा टाइम मैनेजमेंट और उसको और अच्छे से जो प्रेजेंट कर सकते हैं वो हो जाता है। मैम, आपके बारे में तो किस्सा ये भी है कि आप इंग्लिश मीडियम से थे और पेपर आपने हिंदी मीडियम से दे दिए, जबकि यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश लेने के लिए यूँ जाते हैं कि इंग्लिश में नंबर अच्छे आ जाएंगे।
आप हिंदी इंग्लिश दोनों कैसे मैनेज कर पाए? मेरी स्कूलिंग हिंदी में थी, फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया तो वहाँ वनस्थली में इंग्लिश मीडियम था, तो बेसिकली मुझे दोनों ही लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर जब हम RAS की तैयारी के लिए आते हैं, तो जैसे मैं बेंगलोर में थी, तो वहाँ तो खैर मेरे को कोई भी बुक्स नहीं मिल रही थी उसकी, पर ऑनलाइन फिर देखा तो भी कोई इंग्लिश में बुक्स वगैरह होती नहीं है, तो इसलिए मैंने हिंदी में एग्ज़ाम दिया। तो अच्छा। हाँ, तो हिंदी में मैंने दिया एग्ज़ाम, क्योंकि मटेरियल वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है। इंग्लिश में नहीं मिल इंग्लिश रहा में था एक आपको? कमी है अभी थोड़ा। अच्छा, और उस फोर्थ पेपर के लिए स्पेशल उसके लिए क्या किया? फोर्थ पेपर के लिए जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज तो वैसे भी ठीक थी, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, और मम्मी जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ाती थी, अच्छा, तो वो एक हेल्प। तो शुरू से ही वो आपको थोड़ा सा हाँ। घुट्टी पिलाई हुई थी उसकी? हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज का है, मतलब बेसिकली बचपन से ही, जैसे गर्मी की छुट्टियां भी होती थी तो मम्मी यही करती थी कि हाँ ये मैं डिक्टेशन दे रही हूँ और ये आप लिखोगे, और उसमें कोई गलती आ जाती थी तो उसको 5-5 बार लिखवाया जाता था। तो बेसिकली वो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई इंग्लिश में या हिंदी में, जो वर्तनी की अशुद्धियाँ हो गई, वो कम हो गई। और मेरे ख्याल से जब आप हिंदी इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ये आपका एक इम्प्रेशन सेट कर देता है एग्जामिनर में। अगर आपकी वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं हिंदी में, तो आप कितना भी अच्छा लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो ही जाता है, पड़ वो आपके जाएगा। अगेंस्ट पड़ता है। तो वो अगर आपका अच्छा हो तो काफी पॉजिटिव राइटर्स का बैकग्राउंड है मैम का, तो फैमिली का। अच्छा, परिवार के अंदर वो लेखन का रहा तो? हाँ, मतलब काफी लिटरेरी झुकाव रहा मेरी फैमिली। अच्छा, तो आपका भी उधर झुकाव रहा या केवल फैमिली का ही रहा? नहीं, फैमिली का ही रहा। मैं बेसिकली मैं उस स्तर पे अपने को नहीं पाती हूँ जहाँ पे मैं कुछ लिख फिर भी सकूं। लिटरेचर पढ़ना तो पसंद करते होंगे? लिटरेचर में पढ़ लेती हूँ, पर जैसे मैंने बताया अब तो अभी तो इतना समय नहीं मिल पाता है, और मतलब पहले जब उतना बीच में नहीं। गैप रहा था आपके 2007 से लेके 2013 ये के क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे नहीं पढ़ा हुआ ज्यादा। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि मेरा उतना अच्छा स्तर नहीं है जितना कि मैं कुछ अगर लिख पाऊँ। हाँ, पढ़ने का शौक है, तो जहाँ जो कभी मिल जाता है, टाइम होता है तो पढ़ लेती हूँ। आपको भी रहा लिटरेचर पढ़ने का शौक? मुझे अक्सर बहुत टेक्निकल वाले इतने नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, पर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कोचिंग के बाद एक पूरी 3-4 साल मैंने यहीं डिवोट किए कोचिंग को ही। तो यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ में कुछ ना कुछ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम हुआ, मुझे ऐसा लगता है। सर सजेस्ट करते रहते थे कुछ कुछ बुक्स, तो मैंने उस दौरान ही कई सारी बुक्स जैसे वाइट टाइगर और ये सब पढ़ी थी। अच्छा, चलो पढ़ाई की बात खूब हो गई। मैं यदि वैसे आपको पूछूं कि आप जब इतने साथ रहते हैं तो इनकी कोई 2 अच्छाइयाँ बताइए, 2 कमियाँ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मुझे लगता है कि हम साथ रहते हैं तो कमियां नजर नहीं आती। साथ रहते हैं तभी कमियाँ नजर आती नहीं है? नजर नहीं आती हैं। या बताना नहीं चाहते कि लड़ाई हो जाएगी? वो ओवरलुक हो जाती है, वो इतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए साथ रह पाए इतने सालों हाँ से। एग्जैक्टली, कि अगर हमें कमियां एक दूसरे में इतनी दिखती तो फिर हम इतने लंबे समय तक कंटिन्यू साथ चलता रहते। ही नहीं, वो भी तो है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छुआए। ऐसा कुछ वो छोटी मोटी कुछ ऐसी होती है तो जो हम share भी वर्थ कर लेते हैं। मेंशनिंग, ऐसे कुछ नहीं होती, जो हमें लगता है वो हम बेसिकली हाँ जैसे एक दूसरे को share- बता share भी लेते देते हैं। हैं। अच्छा, अच्छाइयाँ तो बता ही सकते हो। अच्छाइयाँ तो इनकी ऑब्वियसली हमेशा से मुझे तो दिखती थी, और ये काफ़ी सिंसियर थी अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें। अभी भी ऑफिस में भी हम देखते हैं तो ये एक सिंसियर ऑफिसर की। मैंने सुना है कि आपने पहली बार इनको देखा था, आपको लगा अकेड़ा इनके अंदर कुछ सिंसियरिटी के पीछे। ऐसा मेरा मानना नहीं था, पर ऐसा बहुत से लोगों ने मुझे कहा। इवन मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी उस समय वो मेंस दिया था। किसके साथ जा रही है तू? ऐसे कि इसमें अकेड़ा उनका किसे? नहीं कि मतलब ये बहुत ईगोइस्टिक सी लगती हैं और ये किसी से बात नहीं करती हैं, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे तो ऐसा ऐसा क्यों लगता क्यों नहीं। था आपके बारे में ऐसा? आपको मुझे खुद ऐसा को- नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं आप हूँ। लोगों को फील करवाते हो ऐसे? ऑफिसर बनने से पहले आपने फील करवाना शुरू कर दिया था? नहीं, ये पता नहीं, हो सकता है ये लोगों को ऐसा लगता हो। इनका पर- शायद रिजर्व नेचर है, तो ऐसा हमें लग जाता था, दूसरों को लगता था, मुझे तो खैर कभी भी नहीं लगा। और बाद में जो इनसे जिनका इंटरेक्शन हो जाता है उसके बाद वो यही रियलाइज करते हैं कि नहीं, शी इज वेरी सिंपल। और आप ये दिन के बारे में बताना चाहें तो? शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। मतलब हम बेसिकली आपस में बात करते हैं तो कोई भी ओपिनियन होती है एक दूसरे के लिए, तो वो बहुत अच्छे से और सिंपली सब चीज़ें जो है क्लियरली बता देती हैं, जबकि ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता है। तो उस तरह से ये एक अच्छी क्वालिटी है
जो कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आप जब तैयारी करते थे साथ में उस टाइम की कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जब भी आपको याद हो, जो आपके साथ हुआ हो, कोई ऐसी बात उस टाइम पढ़ाई से हमारा संबंधित कोई फोकस बात यही हो? होता था कि हम सुबह आए, न्यूज़पेपर पढ़ने की जैसे बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं थी, तो हम इसीलिए साथ बैठते हाँ। थे कि हम न्यूज़पेपर डिस्कस कर सकें, और फिर हम कहीं जाके कुछ खा लें और फिर वापस पढ़ाई कर लें। अच्छा, न्यूज़पेपर की बात भी आपने की, तो करंट कितना पढ़ा जाना चाहिए, कैसे तैयारी की जानी चाहिए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? करंट तो अगर कोई तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपकी एक बेसिक जो पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प ही करता है। और प्लस आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करने आ गए हैं तो करंट हमको कंटेंट में भी हेल्प करेगा, हमारे इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, तो हर तरह से करंट ज़रूरी है। करंट को अवॉइड, करंट आपको करंट देता ही है हर जगह। बिल्कुल करंट देता है और अवॉइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपका क्या मानना है इसमें? न्यूज़पेपर ही पढ़ा जाना चाहिए या मैगजीन वगैरह भी पढ़ी जानी चाहिए? न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ा ही जाना चाहिए, कम से कम 2 न्यूज़पेपर हमें पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की ओपिनियंस उनमें आ जाती है। तो क्योंकि आंसर जब हम लिखते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें डायनामिक रखनी आप होती है। ब्रॉड माइंड होते हो उससे थोड़ा। हाँ, तो न्यूज़पेपर कम से कम 2 न्यूज़पेपर हमें पढ़ लेने चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर का ये होता है ना कि हमने पढ़ा और फिर हम उसको भूल जाते हैं। न्यूज़पेपर कोई कलेक्ट भी नहीं करके रख सकते हम इतने लंबे समय के, या हर चीज़ के हम नोट्स भी नहीं बना सकते। तो एक जो मैगजीन्स होती हैं, मान लो 15 दिन से जो आती हैं या मंथली जो आती हैं, वो साइड बाय साइड हम अगर उनको पढ़ लेंगे तो न्यूज़पेपर में जो पढ़ा है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको एक अलग से सब्जेक्ट की तरह नहीं मान के, ये हमारे डेली रूटीन में अगर हो कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमने कुछ चीज़ें करंट की पढ़ ली, फिर अगर आप डिस्कस कर लेते हो साथ में तो वो चीज़ें रहती हैं दिमाग में। और अलग से कहीं और ना भी अगर हम यूज़ कर पाएँ, हम आंसर राइटिंग में उनको जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे आंसर की क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव होती है। अच्छा, मैं आपसे तो एक सवाल ये भी हो सकता है, आप इस मामले में आइकन है कि आप शादी के इतने साल बाद में आप पढ़ाई करने लगे थे, तो क्या घर वालों का सपोर्ट मिल पाता है? अक्सर हम शादीशुदा लड़कियों को जब देखते हैं तो वो खुद कई बार पढ़ना चाहती है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या कई बार माँ बनने के बाद उनको लगता है कि नहीं, अब घर की तरफ ही ध्यान दो, पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए बेसिकली यही है कि ऑब्वियसली जैसे फैमिली का सपोर्ट है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरे पास में लकीली मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का या मेरे पेरेंट्स का, सभी का मुझे सपोर्ट था। तो उस तरह से मेरे साथ में दिक्कत नहीं थी। पर हाँ, मेरा बच्चा छोटा था, तो अगर आप अपने छोटे बच्चे को, वो उस वक्त 4-5 साल का था, तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है उस चीज़ का, क्योंकि आप बच्चे से दूर रहते हो। पर वो उसी वक्त में आप उसको एज ए मोटिवेशन भी ले सकते हो कि जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी आप लो फील करते हो या कुछ करते हो, तो उस वक्त मैं यही सोचती थी कि अगर मैं अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे रह रही हूँ तो बेसिकली मुझे हर एक समय का, हर एक मिनट का मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ, पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं था कि मैं इस बार नहीं होगा मेरा सिलेक्शन तो मैं दोबारा अटेम्प्ट दूंगी। मैं यही सोच के आई थी कि मैं बस एक ही अटेम्प्ट दूंगी, और इसमें अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर आप इतना टाइम एंडलेसली नहीं दे सकते हो फैमिली को छोड़ के या बच्चे को छोड़ के। तो वो एक मोटिवेशन भी समझ सकते हो आप उसको, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ सकते हो। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है, कोविड के दौरान ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप दोनों शिक्षा विभाग से, इसलिए भी कि जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल की तरफ भी जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर, डिजिटल की तरफ? जैसा कि हमने पहले एक बार एक क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मैंने कहा भी था कि अगर आप बहुत ही क्लियर हो, आपको पता है आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप फाइनल ईयर में शुरू कर सकते हैं। तो अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही इनोवेटिव और सही एक तरीका आ गया है, क्योंकि मैं जब बीकानेर में तैयारी कर रही थी मेरे पास कोई ऐसा कोचिंग या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं फाइनल ईयर में साथ साथ में तैयारी कर सकूँ। तो अब तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया है, और आपके पास कंटेंट अवेलेबिलिटी है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी रह के, क्योंकि अब जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो है, क्लासेस नहीं हो सकती हैं, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसको बशर्ते आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें और आपको जानकारी है स्प्रिंग बोर्ड खुद अपना ऐप ला रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले क्यों नहीं लेके आए, मुझे बैंगलोर से यहाँ आके तैयारी नहीं करनी पड़ती मैं वहीं से भी पढ़ सकती थी। हाँ, ये अच्छा रहेगा कि बाहर जो राजस्थान से बाहर जो लोग बैठे हैं। बिल्कुल, और मेरे से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं,
मतलब मेरे क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह कहीं बाहर रहते हैं तो उनसे कोई लोग मिलते हैं तो एक पर्सन हाँ हो जाता है कि आपके उनका सिलेक्शन हुआ है तो हम कैसे basically, करें। हाँ या आप कोचिंग सजेस्ट करो तो वो कई बार पूछते हैं कि वो कुछ अपने नोट्स देते हैं या वो ऑनलाइन लेते हैं क्या। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि ज़्यादा लोगों तक एक तो रीच पहुंचेगी। तो दूसरा केस वो है जैसे मैंने बताया मेरे जैसे लोग अगर मान लो मेरे पास फैमिली का सपोर्ट था या मैं यहाँ आके तैयारी कर पाई, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ऐसे होते होंगे जो नहीं आ पाए फिजिकली, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प और होगी एक कि वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट Service जो है class जो civil है। services हाँ के जो लिए। आपने बताया कि ग्रेजुएशन के दौरान ही कोई पढ़ना चाहता है हाँ, और चूंकि उसको लगता है कि मेरी ग्रेजुएशन मेरी होम सिटी से चल रही है, मैं कैसे तैयारी करूँ कोचिंग कहीं और आके आप हाँ। नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये रहेगा। और अदरवाइज भी चूंकि राजस्थान के ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी बहुत से बच्चे होते हैं, हर बच्चा हो सकता है कि यहाँ नहीं पहुँच पाए, जयपुर में रहना वगैरह उसका नहीं हो, या फिर वो चाहता हो कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे, तो बहुत ही बेटर और अच्छा ऑप्शन है समय के साथ में। अच्छा और ये मतलब जैसा कि इन्होंने कहा शुरू और भी पहले आना चाहिए था, तो पर फिर आप अभी आ रहा है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और साधुवाद। अच्छा चलिए तो एक बात और बता दीजिए, आप जब पढ़े कोचिंग कई दिन आए थे, कितनी बार क्लास बंक की थी? एक भी बार नहीं की। एक भी बार? इतने नहीं, सिंसियर? हाँ बिल्कुल मैंने एक भी नहीं किया। थोड़ी सच्चाई मेरे बताइए भाई इसमें। की शादी हुई थी उस वक्त मैंने 10 दिन की क्लासेस मैंने बंक की थी। उस वक्त वो तो एक तरीके से छुट्टी लेना हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री उस वक्त चल रही थी, इसलिए मुझे आज तक एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आती। इसका मतलब एक वो जो हम कहते हैं कि आप जो टीचर से पढ़ लेते हो वो चीजें स्थायी दिमाग में स्थायी हो चली जाती जाती है, बिल्कुल हाँ। और जो खुद पढ़ते हो वो उतनी स्थायी। हाँ तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नोट से पढ़ लूँ या मैं कहीं से पढ़ लूँ, लेकिन मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया एंशिएंट हिस्ट्री का, क्योंकि उस दौरान एंशिएंट हिस्ट्री आपके लिए तो है कि आपको तो दिलीप सर यूं जबरदस्ती कहते थे कि इस क्लास में बैठो, ये नहीं पढ़ा है या ये दोबारा पढ़ लेना मेरा चाहिए। एक्चुअली मैंने अपने बैच में हर क्लास ही अटेंड करी और मैं नहीं छोड़ती थी, तो मैंने तो मेरे ख्याल में जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हुई है, क्योंकि मुझे लगता था खुद से बैठ के भी वो एक होता है ना, कई बार नहीं मोटिवेशन बन पाता था और नहीं करते, तो क्लास में एटलीस्ट हम वापस सुनेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो उस तरह से मैंने तो ज़्यादा क्लासेस अटेंड। बोर नहीं होते थे क्या कोचिंग आते आते? अब क्या जाए वहाँ पे? अब मुझे नहीं पता, मतलब मैं अभी भी मतलब वो सबसे बेस्ट फेज था मेरे जीवन का। और आप अभी भी स्प्रिंग बोर्ड में खूब दिखाई देते हैं, अभी भी स्प्रिंग बोर्ड से आपका स्थायी नाता है। बिल्कुल तो है, दिस इज लाइक सेकंड होम टू अस, और हम इस तरह से बातें भी करते हैं आपस में भी कि नहीं आप बातें नहीं करते, हम स्टूडेंट को भी अक्सर ये बातें करते हुए देख लेते हैं। ये जो मैम है, शुरू में कोई नए स्टूडेंट आते हैं उनको लगता है फैकल्टी है। लग सकता है, तो ऐसा कनेक्शन पढ़ाई के दौरान हो गया था, उसके बाद बना? बिल्कुल पढ़ाई के दौरान भी हो गया था, क्लासेस भी जैसे कि है ना, बुरा आप बोल रहे हैं ना कि बुरा लगता था या बोरियत होती थी, तो वो क्लासेस भी हमें तो सुनना अच्छा ही लगता था, अभी भी बैठा दो तो मेरे ख्याल में हम एंजॉय करेंगे। अंदर का विद्यार्थी मरा नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे एनवायरनमेंट जो था, यहाँ पे जो भी पूरी टीम है एक तरह से फैमिली की तरह से यहाँ पे रहता है, तो हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग यहाँ हो गई और दिस इज लाइक सेकंड होम टू अस, तो अब हम परेशान करते ही हैं और करेंगे। अच्छा एक ये जब अब इंटरव्यू शुरू होने वाले ही हैं, अभी आरपीसी का है कि दिसंबर में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, आप एक महिला अभ्यर्थी होने के नाते जो बाकी महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए क्या कोई विशेष चीजें कि वो क्या तैयार करें, या कई बार वो भी होता है कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपको कपड़े कैसे पहनने ये तक सजेस्ट किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे सब इंटरव्यू वालों के लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए कि वो किस विषय पर ज्यादा ध्यान दे? सभी इंटरव्यू वालों के लिए तो कॉमन यही चीज़ है कि जो हमसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें भरवाई जाती है, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका कुछ जॉब एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें तैयार करें। उसके अलावा करंट की जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी गतिविधियाँ, वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से पढ़ें, उनको डिस्कस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और राजस्थान की जो कल्चर है, हेरिटेज है, ज्योग्राफी है, उन सब चीज़ों को अच्छे से जान लें और समझ लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें जनरली टेस्ट की जाती है कि आप राजस्थान में काम करोगे तो आपको राजस्थान के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स को वैसे तो सभी के लिए है ये कि महिलाओं के लिए जो भी स्कीम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें, पर फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशली ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। और दूसरी एक जो सिचुएशन बेस्ड आते हैं तो जनरली फीमेल कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है कि अगर आप लगते हो तो किस तरह से फैमिली और वर्क प्लेस को किस तरह से आप बैलेंस करोगे, या फिर क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी फील्ड में, इस तरह के क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली तैयार कर लीजिए।
अभी जो नए युवा को तैयारी करना चाहते हैं सिविल सेवा की, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी नए लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक हमारा यही रहेगा कि आप अपना मन अच्छे से बना लें कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि कई बार होता है कि आप जोश जोश में आ गए और फिर आप छोड़ के चले जाते हैं। तो जो सिलेक्शन का या फिर ये रैंक भी हमारी जो भी आई है, इसको हासिल करने का रीज़न रहा, ये शायद यही रहा कि ये एग्जाम से भी परे पेशेंस का टेस्ट है। कुल मिला के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला रहना चाहिए। तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे पर कंसिस्टेंसी अगर उनकी नहीं मेंटेन रही तो वो कहीं ना कहीं आप चले जाते हो। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए और आपने जो भी गोल सेट किया है उसके लिए तैयार होकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि एक बार आप सोच लो और निरंतरता बनी रहे बिल्कुल, तो आपका consistency सिलेक्शन उसके बहुत अंदर। इसमें यही है कि अगर स्टूडेंट कोई ये समझे कि मैंने आज तो मैंने रात भर पढ़ाई कर ली है, तो फिर अगले 2-3 दिन ना करें। उससे बेटर ये है कि आप हर दिन 3-3 घंटे ही करो भले, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली और मतलब वो करनी, उसको रूटीन में होना चाहिए वो आपकी पढ़ाई करना। तो कहीं भी अगर आप ब्रेक लेते हो या ब्रेक ले तो कम से कम 1-2 दिन से ज्यादा लंबा ना हो। तो इस तरह की मैंने चीजें सुना है ध्यान आपको किसी स्टूडेंट ने पूछा कितना ब्रेक लेना चाहिए, आपने कहा 2 घंटे ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं सच में मैं यही आपने सोचती कभी हूँ। यूं पढ़ाई के बीच में ज्यादा लंबा गैप नहीं लिया नहीं। भाई की शादी के अलावा? नहीं, मैं ऑलरेडी 7-8 साल का ब्रेक ले चुकी थी बीच में। तो उससे ज्यादा ब्रेक लेना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और वैसे भी मेरा यही मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप अगर एक बार टच लूज कर देते हो अपनी पढ़ाई से, तो फिर वापस ट्रैक पे आने में आपको महीना भर भी लग जाता है कई बार। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी तरह से आप टच में रहो, भले ही आप करंट ही पढ़ो डेली, पर किसी न किसी तरह से आप जो है उसमें आपका फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। एक वे स्टूडेंट जो कोचिंग कर लेते हैं और उसके बाद में जब एग्जाम बाद में होता है तो बीच में वो निरंतरता नहीं बनी रहती, तो उनको क्या करना चाहिए उस दौरान? मैंने उसी का बताया था कि जैसे कि मेरा हो चुका था कोर्स, उसके बाद भी मैं फिर रिवीजन क्लासेस में सिर्फ इसलिए बैठती थी कि और स्टूडेंट्स दिखें, वो एक पीयर प्रेशर डेवलप हो और हमें लगे कि हाँ एग्ज़ाम होगा, हम तैयारी कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह के एनवायरनमेंट में एटलीस्ट रहें। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा समय तक हम सेल्फ मोटिवेटेड रह नहीं पाते अगर हम एकांत में हैं। तो मैंने तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी। अच्छा। और मैंने अपनी कंसिस्टेंसी वही ये रिवीजन क्लासेस जो होती थी यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड में, टेस्ट सीरीज, और उसका कितना रोल रहता है? मतलब आपने कोचिंग कर ली, अब आपको केवल टेस्ट देने, तो क्या वो आपके लिए यूजफुल रहते हैं उसके बाद? बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं मेरे ख्याल में। टेस्ट सीरीज से आप ये कर सकते हैं, जब आपका कंप्लीट ही हो गया सिलेबस तो आपको रिवाइज करके आना है, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी, आपको वो पीयर प्रेशर वाला जो चाहिए मोटिवेशन वो भी आपको मिलेगा, और आपकी राइटिंग स्किल्स में आपके मेंस के जो आंसर्स होंगे आप वो ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प तो करेंगे। स्प्रिंग बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी कहना चाहूँगी, हम दोनों कहेंगे, हमने सारे मतलब टेस्ट साथ में दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज आए थे, और एक होता है ना कि शायद ये रीजन भी रहा और या वी वर लाइक लकी, हो सकता है एक थोड़ा सा लक फैक्टर ये रहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस 20-20 नंबर वाले एज इट इज आ गए। मुझे बताया कि आपका एग्जाम था उससे 3-4 दिन पहले को लास्ट टेस्ट जो हुआ था, और उसमें एक कोई बड़ा क्वेश्चन था 20 नंबर का, वो एज इट इज वहां पर पूछ लिया गया। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे। मैं ये समझती हूँ कि जब स्प्रिंग बोर्ड में टेस्ट होते हैं तो एक तो हम इतने ज्यादा टेस्ट देते हैं, और दूसरा कि हर एक जो टॉपिक है उसको हर एंगल से कवर कर लिया जाता है, तो बेसिकली कुछ भी छूटता नहीं है, और इसलिए और बार बार प्रैक्टिस हम करते हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है लिंक हो ही जाता है उससे, और काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मैंने सारे टेस्ट दिए थे, तो एक तो आपका टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ आपको संडे तक इतना सिलेबस करना है, और सारे टेस्ट भी इसी तरह से होते हैं, लास्ट दिन तक आप अपना माइंड प्रिपेयर कर पाते हैं उसके अनुसार से। माइंड भी, और एक आप 3 घंटे बैठ के टेस्ट देते हो तो आपको वो एक एटमॉस्फेयर, जब आप एग्जाम देते हो तो आपको नया नहीं लगता। हाँ, और एक वो जो होता है कि कईयों का पेपर ही छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट वाला जो होता आरपीएससी में जब हम दे रहे थे बेसिकली एग्जाम, तो फर्स्ट पेपर के जितने पोर्शन में उन्होंने डिवाइड कर रखा था, सेकंड पेपर में उन्होंने उसका अलग डिवीजन कर दिया था, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का उसमें छूट गया था। बेसिकली उसमें जो मैथ्स का पोर्शन था किसी का वो छूट गया, किसी का साइंस का छूट गया था, वो काफ़ी हुआ था।
तो मैं समझती हूँ कि हम लोग उसमें अच्छा इसलिए कर पाए कि हम यहाँ पे इतने टेस्ट दे चुके थे कि हम वहाँ पे जाके हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा टेस्ट दे चुके थे। बस तो वो basically, जगह हाँ। अलग थी और ज्यादा तो कोई जब आप difference नहीं एकदम पीस ऑफ माइंड होती है आपकी, तो आप इंस्ट्रक्शन भी ठीक से पढ़ते हो, आप पूरा पेपर भी ठीक से पढ़ने की स्थिति में होते हो। तो मेरे को लगता है उसी से आपके 2-2 4-4 नंबर तो आपके हर पेपर में वहीं आपके बढ़ जाते जी। हैं। अगर आप अपना पूरा पेपर करके फिर अपना पूरा पेपर एक बार देखने की स्थिति में आ जाते हैं तो 2-4 नंबर आप वहीं पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि आपने कितने टेस्ट दिए। और दूसरी एक चीज़ मैं ये मेंशन करूँगी, स्प्रिंग बोर्ड में मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं टेस्ट सीरीज में कि आपको अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है उसका आपको काफ़ी अंदाजा लग यही जाता पता है। चल जाता है कि ऐसा हाँ, कुछ उधर होने वाला ऐसा है। ही कुछ। हाँ, मैं बता रही हूँ कि मैंने जितने टेस्ट दिए थे उसमें मेरे जैसे मार्क्स थे और मेरे फाइनल एग्जाम में भी मेरे उसी रेंज में मार्क्स थे। अच्छा, हम्म। तो आपका पहले से वो तैयारी ढंग से हो जाती है, हाँ आप अच्छे से बिल्कुल, कर। और आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हो। तो धन्यवाद श्यामा, धन्यवाद देवयानी, आप लोगों ने हमें ये समय दिया आज का आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के, और आपके इस मार्गदर्शन से राजस्थान के तमाम युवा जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वे लाभान्वित होंगे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।